चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे साम्राज्य की जो एक विदेशी हमले के बाद मची उथल-पुथल से पैदा हुआ और जिसने भारत का नक्शा ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, आज हम मौर्य साम्राज्य की कहानी की गहराई में उतरेंगे। तो कहानी शुरू होती है 322 ईसा पूर्व से। सिकंदर महान की सेनाएं तो वापस चली गई थीं, लेकिन अपने पीछे एक ऐसा भारत छोड़ गईं जो टुकड़ों में बटा हुआ था, बिखरा हुआ था। एक तरह से किसी नए शासक के उभरने के लिए मंच पूरी तरह से तैयार था। और इसी उथल-पुथल के बीच दो लोगों को इतिहास बदलने का एक सुनहरा मौका दिखा। एक था जोशीला नौजवान योद्धा और दूसरा एक बेहद शातिर रणनीतिकार। दोनों ने मिलकर इस पूरे उपमहाद्वीप को एक करने की ठान ली थी। तो सवाल यह उठता है कि भारत का पहला पैन इंडियन एम्पायर आखिर बना तो बना कैसे? वो कौन सी रणनीतियां थीं जिन्होंने इसे इतना बड़ा बनाया, और फिर वो कौन सी गलतियां थीं जिनके कारण ये बिखर भी गया? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो इस पूरे साम्राज्य की नींव रखी थी दो लोगों ने। एक तरफ थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो नौजवान जिसने एक पूरी डायनेस्टी को उखाड़ फेंका, और दूसरी तरफ थे उनके गुरु चाणक्य, जिनकी बुद्धि कहते हैं तलवार से भी ज्यादा तेज चलती थी। और इन दोनों की हर चाल, हर फैसले के पीछे एक किताब थी, अर्थशास्त्र। और ये कोई धर्मग्रंथ नहीं था, नहीं, ये तो सत्ता पाने और उसे किसी भी कीमत पर बनाए रखने का एक प्रैक्टिकल मैनुअल था। तो इस डायनेस्टी में कुछ बड़े नाम हुए। सबसे पहले चंद्रगुप्त, फिर उनके बेटे बिंदुसार, और फिर आए अशोक द ग्रेट, जिनकी कहानी तो बिल्कुल ही अलग है। और इस वंश का अंत हुआ बृहद्रथ के साथ। चंद्रगुप्त सिर्फ एक लोकल राजा बनकर नहीं रहना चाहते थे, उनका निशाना बड़ा था। उन्होंने सीधे सीधे अलेक्जेंडर के बचे खुचे साम्राज्य को चैलेंज किया और उसके टॉप जनरल सेल्यूकस निकेटर को हरा भी दिया। इस जीत का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि वेस्टर्न बॉर्डर सेफ हो गया, बल्कि साम्राज्य की सीमाएं अब अफगानिस्तान तक पहुंच चुकी थीं। साम्राज्य की नींव तो पड़ चुकी थी, पर असली ड्रामा और सबसे नाटकीय मोड़ तो अब आने वाला था। और ये कहानी जुड़ी है इस साम्राज्य के सबसे मशहूर शासक अशोक से। बात है 2661 ईसा पूर्व की। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक बहुत ही भयानक जंग छेड़ी, और वो जीत भी गए, लेकिन किस कीमत पर? कहते हैं करीब 1 लाख लोग उस जंग में मारे गए थे। ये जो खून खराबा था, इसने अशोक को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। और यहीं से अशोक की कहानी पूरी तरह पलट जाती है। कलिंग से पहले वाला अशोक, जो एक क्रूर विजेता था, अब वो रहा ही नहीं। उसने बौद्ध धर्म अपना लिया और अपनी पूरी गवर्नेंस का आधार बनाया धम्म को, यानी एक नैतिक और शांतिपूर्ण जीवन जीने का तरीका। उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब वो कभी युद्ध नहीं करेंगे। और ये सिर्फ बातें नहीं थी, उन्होंने अपनी इस नई सोच को, अपनी इस नई फिलॉसफी को पत्थर के पिलर्स और चट्टानों पर लिखवाया, ताकि उनका ये संदेश, ये धम्म पूरे साम्राज्य में हर कोने तक पहुंच सके। ठीक है, एक राजा का मन तो बदल गया, लेकिन इतना बड़ा एम्पायर सिर्फ अच्छी बातों से तो नहीं चल सकता है ना। उसे चलाने के लिए एक सॉलिड सिस्टम चाहिए। तो सवाल यह है कि मौर्यों ने ये किया कैसे? इसका जवाब है एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए, सिस्टम कुछ ऐसा था। टॉप पर था राजा, जो सुप्रीम अथॉरिटी था, लेकिन उसकी मदद के लिए थी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब मंत्री परिषद। फिर अलग अलग प्रांतों को संभालने के लिए गवर्नर्स थे, और इन सब पर नजर रखने के लिए एक जबरदस्त स्पाई नेटवर्क था, ताकि कोई गड़बड़ ना हो, कोई बगावत ना हो। और इस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को बैक करती थी उस जमाने की सबसे बड़ी आर्मीज में से एक। मतलब सोचिए, 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार, 9,000 जंगी हाथी। यही आर्मी उनकी ताकत थी, उनकी स्टेबिलिटी की वजह थी। लेकिन यही उनके खजाने पर सबसे बड़ा बोझ भी बन गई थी। तो इतनी बड़ी आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा आता कहां से था? खैर, इकोनॉमी की जो रीढ़ की हड्डी थी, वो तो एग्रीकल्चर ही था। किसानों से उनकी उपज का एक हिस्सा टैक्स में लिया जाता था, लेकिन असली कमाई होती थी ट्रेड से, जो ग्रीस और वेस्ट एशिया तक फैला हुआ था, और माइंस, फॉरेस्ट जैसी कीमती चीजों पर सरकार के सीधे कंट्रोल से। अब ये सब सुनकर तो यही लगता है कि ये एम्पायर कितना पावरफुल, कितना एडवांस था, है ना? तो फिर ये सिर्फ 137 सालों में ही ढह कैसे गया? आखिर गड़बड़ कहां हुई? तो चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं। देखते हैं कि ये साम्राज्य बिखरा कैसे
और उससे भी ज्यादा जरूरी, ये अपने पीछे हमारे लिए क्या छोड़ कर गया। देखिए, किसी भी बड़े एम्पायर का पतन किसी एक वजह से नहीं होता। इसके पीछे कई कारण थे। एक तो अशोक के बाद जो राजा आए वो उतने काबिल नहीं थे। दूसरा, वो जो विशाल सेना और ब्यूरोक्रेसी थी उसका खर्चा उठाना मुश्किल हो गया था। और ऊपर से नॉर्थ वेस्ट से विदेशी हमलों का खतरा भी बढ़ने लगा था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आखिरी चोट किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं पहुंचाई, धक्का अंदर से ही लगा। आखिरी मौर्य राजा बृहद्रथ को उसी के अपने जनरल पुष्यमित्र शुंग ने मारकर गद्दी पर कब्जा कर लिया। तो डायनेस्टी तो खत्म हो गई, पर मौर्यों का असर खत्म नहीं हुआ। उन्होंने भारत को जो दिया उसकी छाप आज भी, हजारों साल बाद भी हमें साफ दिखती है। एक यूनिफाइड स्टेट का आइडिया, बौद्ध धर्म का फैलाव, जबरदस्त आर्ट और आर्किटेक्चर, ये सब उन्हीं की देन है। और अगर उनकी विरासत का सबसे जीता जागता सबूत देखना है तो वो तो हमारे सामने ही है। सारनाथ में अशोक के बनवाए पिलर के ऊपर जो 4 शेर हैं, वही आज हमारे देश का, रिपब्लिक ऑफ इंडिया का नेशनल एम्ब्लम है। और ये बात हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पे लाके छोड़ देती है। जब एक मॉडर्न देश, एक आज़ाद देश, एक ऐसे पुराने सम्राट के सिंबल को अपनी पहचान बनाता है जिसने जंग का रास्ता छोड़कर शांति को चुना, तो ये उस देश की अपनी आत्मा के बारे में, उसके अपने आदर्शों के बारे में क्या बताता है? सोचिएगा जरूर।